सुदीप शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पे। शुक्रिया। आपकी एक सीरीज आ रही कोहरा नेटफ्लिक्स पे 15 जुलाई से। आ, इसके आप को प्रोड्यूस आपको क्रिएटर हैं और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। जी। तो मैं शुरू करने से पहले एक तो इसको समझना चाहूंगा कि जैसे पहले सिंपली होता था कि थिएटर है वो एक्टर का मीडियम है और फिल्म मेकिंग डायरेक्टर का मीडियम है। फिर उसमें बाद में सुनने में आया कि डायरेक्टर कमर्शियल जो कॉन्वर्जेशंस प्रोड्यूसर के साथ है उससे उसकी क्रिएटिविटी थोड़ी बाधित होती है, तो क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आ गया जो कहते हैं ना उसको हेल्प करता कंटेंट वाइज। इस तरीके से अब हम देखते हैं क्रिएटर जब आया तो क्रिएटर को लेके लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि डायरेक्टर क्या करता है और क्रिएटर क्या करता है, क्योंकि डायरेक्शन ही मेन चीज है। हम्म। तो मतलब आप दर्शकों की सुविधा के लिए प्लीज बताएं कि जैसे इन टर्म्स को हम समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, डायरेक्टर का रोल क्या रहेगा, क्रिएटर का क्या रहेगा और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का क्या रहेगा। देखिए, ये चार अलग अलग रोल हैं। ये आप एक डायरेक्टर अगर कहें और क्रिएटर अगर कहें और एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और एक शो रनर होता है। शो रनर जो होता है उसको आमतौर पर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि शो रनर का इंटरनेशनली कोई ऐसा क्रेडिट होता नहीं है। तो डायरेक्टर जो है वो डायरेक्ट करता है। क्रिएटर जो है सीरीज में एक ऐसे क्योंकि राइटिंग बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, तो क्रिएटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक 100 पन्नों की स्क्रिप्ट आप नहीं लिख रहे हो, आप ये पूरा समा बांध रहे हो। चाहे वो 6 एपिसोड हो, 8 एपिसोड हो, सीजन दर सीजन मामला हो, जो भी हो। तो ये इस पूरी दुनिया को क्रिएट करने वाले को क्रिएटर कहा जाता है। और फिर एक रोल होता है शो रनर स्ट्रोक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का, जो कि हो सकता है कि क्रिएटर हो सकता है कि डायरेक्टर हो सकता है कि प्रोड्यूसर हो। वो ऐसा बाधित नहीं है कि कि यही होना पड़ेगा। आमतौर पर वो वेस्ट में अगर हम देखें, पश्चिम में, तो आमतौर पर वो क्रिएटर होता है। इंडिया में वो आमतौर पर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर होता है। तो उसका उस रोल का मतलब ये है कि कहानी कहानी की शुरुआत से लेकर के शो की डिलीवरी तक एक ऐसा सिंगुलर वॉइस जिसने ये अपना विजन प्रोवाइड किया है, वो एक शोरनर या एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का रोल होता है। कि कहानी की शुरुआत उससे हुई, उसने पूरा सेटअप किया, उसने प्लेटफॉर्म को लेके आया, नेटफ्लिक्स से बात की, प्रोड्यूसर से बात की, प्रोड्यूसर को लेके आए, कहानी उनको पिच की, कहानी सेटअप की, उसके बाद बजट्स वगैरह लेके आए, स्क्रिप्ट लिखी, फिर किसी डायरेक्टर को हायर किया और कहा कि चलो एक एक आप इसे डायरेक्ट कीजिए। फिर वो डायरेक्टर आते हैं और उसके बाद पोस्ट में भी फिर ये डायरेक्शन खत्म हो जाने के बाद, शूटिंग खत्म हो जाने के बाद पोस्ट में भी शो रनर का काम रहता है, ना कि डायरेक्टर का, एज कंपेयर टू फिल्म। हमारे केस में अलग था बिकॉज रणदीप काफी डीपली इन्वॉल्व थे। पर आमतौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा रहता है। आ, कोहरा को मैंने जब देखा तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि जब मैंने पाताल लोक देखी थी तो पाताल लोक बहुत इंगेजिंग और बहुत कहेंगे कि ऑफ बीटिश होते हुए भी बहुत इंगेजिंग कमर्शियल मेन स्ट्रीम टाइप थी, जो मेन स्ट्रीम में भी एक अलग ऑफ बीट क्रिएट कर देने वाला, आर्ट हाउस क्रिएट कर देने वाला कोना सा लगी मुझे, जिसमें सब कुछ था। सोशल मैसेजिंग थी, पॉलिटिकल करेक्टनेस भी बहुत अच्छी थी और स्टोरी इंगेज करती है और नया नया कुछ कुछ आता रहता है, कुछ भी पुराना बासी नहीं लगता है। इसको जब मैंने देखा तो ये थोड़ा सा और ज्यादा मेच्योर, एक कहते हैं ना कि एक एक टर्न है कि बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं कर रही है आपको बांधने के लिए और बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं आजमा रही है, जो जिनको ट्रिक्स भी लोग आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे नॉर्मली। और मुझे जैसे कुछ न कुछ मुझे लगा कि मुझे इस कोहरे में कुछ बादल थे वो अन्य घोड़े दान के भी नजर आए, कुछ चौथी कूट टाइप भी नजर आए, जो बहुत खुशी की बात है कि मेन स्ट्रीम में कोई इतना अटेम्प्ट कर पा रहा है। तो एक तो आप लोग जब कोहरा को उसका उद्गम उद्गम बना रहे थे तो आप कैसा कैसा माहौल क्रिएट करना चाह रहे थे, क्या देखना चाह रहे थे उसमें, नयापन आप क्या लाना चाह रहे थे? क्योंकि हर प्रोजेक्ट के साथ एम्बिशियस आदमी चाहता है कि इसमें मैं ये नई चीज लेके आऊंगा या कुछ ये सीमा को पार करूंगा या ये तोड़ूंगा, ये चीज टैबू तोड़ूंगा। इसमें जी। वो क्या था कोहरा में? इसमें वो था कि हम बशर्ते क्राइम ड्रामा बना रहे हैं, पर ये कहानी क्राइम के बारे में नहीं है। ये जब हमें इनिशियली ये थॉट आया, तब एक एक नया
नजरिया खुल गया देखने का। क्योंकि और हमने वो बिल्कुल पकड़ के रखा, वो लिखाई से लेकर के शूटिंग के दौरान भी और उसके बाद भी, कि ये कहानी हमारे लिए रिश्तों की कहानी है, ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कहानी है। इन किरदारों के साथ क्या हो रहा है इस क्राइम की वजह से, ये उसकी कहानी है कि कि जिसने क्राइम किया या जिस पे क्राइम हुआ या उसके परिवार पे क्या असर हुआ उस क्राइम का। और उसके अलावा भी, क्राइम के अलावा भी, ये लोग कौन है, ये पंजाब के इस दौर में इस गली में, इस नुक्कड़ में रहने वाले ये लोग कौन है, उनको समझने की एक कोशिश थी। तो आपने आपने इन फिल्मों का नाम लिया, मुझे बेहद खुशी हुई। कहीं ना कहीं वो एक इंस्पिरेशन था। बहुत कमाल फिल्में हैं दोनों ही। बहुत अलग है कोरा उनसे, पर एक सोल वो हमने लेने की कोशिश की है इसमें, कि इसको हम एक एक बहुत ही रेगुलर क्राइम ड्रामा की तरह प्रेजेंट ना करें, रेगुलर क्राइम ड्रामा की तरह इस कहानी को हम ना कहें, थोड़ा तह तक जाने की कोशिश करें रिश्तों के, जी इमोशंस के। जी। जैसे इसमें मुझे एक खास बात और ये लगी कि जैसे बहुत रियल है, मतलब जैसे इवन अगर अन्य घोड़े दान की भी बात करें या ऐसी फिल्म्स की बात करें तो उनकी जो रियलिटी है जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाती थी, बिल्कुल उसके कोर तक। जैसे जितने भी मारपीट के दृश्य हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं जो भी हैं, कोई भी एक सीन ऐसा नहीं जिसमें मैं 19 ढूंढ पाऊं, सारे 21 ही रहते हैं। मतलब एग्जैक्टली आप देखेंगे तो बोलेंगे रियल ऐसा ही होता है, पुलिस वाला रियली ऐसे ही बात करता है। या नशेड़ियों वाले जो सीन हैं उनकी क्या मनस्थिति होती है, किस और कब टूटता है, वो टूट के क्या बोलता है, कैसे बोलता है, वो स्थिति हो गई। या फिर घरेलू जो हिंसा होती है, वो बहुत रियल है। तो मैंने इतनी जितनी भी फिल्में मैंने देखी अपने जीवन में, उसमें ये एक अलग स्पेस इसने लिया है इस मामले में कि बहुत रियलिटी को वो दिखा रही है। और दूसरा जैसे आपने जैसी बात कही, ये बहुत एक अच्छी चीज इसकी है कि जो कहानी है कि भाई पंजाब के एक स्पेस पे, एक जगह पे एक एनआरआई का मर्डर हो जाता है और उसके बाद क्या होता है। और जैसे जैसे मर्डर की खोज पड़ताल आगे बढ़ती है तो नई नई चीजें सामने आती हैं, खुलती है प्याज की परतों की तरह। अंत में जब वो सीरीज एंड होती है तो वहां पे फिर मेरे लिए वो मर्डर किसने किया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, मैं साथ में ये लेके जाता हूँ कि बाकी कैरेक्टर्स की लाइफ में क्या क्या हुआ, बिल्कुल उनकी जर्नी या उनका सर्कल कहाँ से पूरा होती है। एक एक न्यूनेस जो मुझे मिली कि इतनी कहानियां देख ली, अब नया क्या दिखाओगे। तो वो न्यूनेस लास्ट में ये मिलती है कि मैं वो, और हालांकि जो मर्डर किसने किया वो एंड भी बहुत ही संतोषजनक है, वो भी एक बहुत ही मेच्योर तरीके से सोचा गया कंक्लूजन है। लेकिन जो हम साथ लेके जाते हैं वो ये है कि उनकी दूसरों की कहानियों में क्या क्या हुआ, एंड कैसे हुआ, उसने क्या पाया। तो उस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आपने ये बात कही, क्योंकि हमारा मकसद वही था कि जब ये कहानी खत्म हो तो उनको जो भी रेवलेशन है एंड में, उससे संतोष मिले, पर ये भी फीलिंग आए कि कहानी इस बारे में नहीं थी। कहानी की वो एक एक पेग था, एक खूंटा था जिसपे हमने इस कहानी को टांग दिया था और कहा कि चलो अब यहां से हम इस सिरे को खींचते हैं। पर ये जहां जाके खत्म होता है, आप इन किरदारों से जुड़ते हो, आप इनकी निजी जिंदगी से जुड़ते हो, इनकी कहानियों से जुड़ते हो, और आप उसमें रम जाते हो। और रम जाओ, ऐसी हमारी आशा थी कि इसको बनाने के दौरान हम इसको इस तरह से इस कहानी को कहें। इसकी दो वजहें हैं। एक, जो गुंजित चोपड़ा, जो इस शो के राइटर क्रिएटर हैं, डिगी सिसोदिया के साथ, गुंजित ने बहुत वक्त बिताया है पंजाब में। और पंजाब की मिट्टी की खुशबू उनके अंदर से आती है। बहुत प्यार है उनको पंजाब से। डॉक्यूमेंट्री वगैरह शूट की है वहां पे उन्होंने। तो जो आप किरदारों का जीवन देख रहे हो, वो उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत क्लोजली उन्होंने देखा है वो, और वो आपको आपको दिखता है। दूसरे हमारे डायरेक्टर जो रहे हैं रणदीप झा, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। जिस तरह से इन्होंने सारे कलाकारों को हैंडल किया, एक्टर्स को हैंडल किया है, आई थिंक उसकी वजह से भी वो बहुत रियल लग रहा है। मुझे लगता है गुंजित जो तैश से जुड़े हुए थे, बड़ी अंडररेटेड सी सीरीज वो फिल्म थी जी उन्होंने। जी। वो जितने भी आपकी फिल्म के आपके प्रोजेक्ट के जो भी कोर मेंबर्स हैं उनके बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे गुंजित का तैश और पाताल लोक से एसोसिएटेड होना, तैश तो बिल्कुल अलग चीज है, लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं देखी पर लोगों को देखनी चाहिए।
रणदीप झा का आपने बात किया, डायरेक्टर के तौर पर उनको चुना गया, तो मुझे लगता है हलाल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा उनको चुनने के पीछे, क्योंकि वो सेम बात है, प्याज के परतों की तरह खुलना, और जो कंक्लूजन है वो नया रहना। वो कंक्लूजन है कि ऐसा कोई तुरम खा, बड़े से बड़ा तुरम खा भी खोजने बैठ, क्योंकि सिनेमा देखने वाला क्या करता है, जैसे फिल्म स्टार्ट हुई, वो कहता है अच्छा मैं बता सकता हूँ एंड में क्या होने वाला है। बिल्कुल। तो वहां पे आपकी एक फाइट चलती है, आपको जीतना होता है उस दर्शक से। तो यहाँ पे हलाल भी जीती थी और कोहरा भी जीती, तो क्या रणदीप का वो जो प्रोजेक्ट था उसने आपको बहुत आश्वस्त किया कि यार ये आदमी ही इस प्रोजेक्ट को ले जा सकता है हमारी तरह से? जी बिल्कुल, मैं रणदीप को बिल्कुल जानता ही नहीं था इसके पहले। मैंने हलाल देखी 2021 में, जब वो आई थी ओटीटी पे, और उस समय मैंने उनको मैसेज किया कि मुझे आपकी फ़िल्म बहुत अच्छी लगी। उसके बाद हमारा दोबारा फिर मिलना कभी हुआ नहीं। पर तब से वो मेरे दिमाग में थे। मुझे पता था, मतलब मैं कोरा लिख रहा था उस समय, मुझे लगा था कि ये शायद इसके लिए अच्छे रहेंगे। और फिर जब हमने कोरा लिखना खत्म किया तो मैंने उनको अप्रोच किया। कुछ 6-8 महीने के बाद की बात होगी, और उन्होंने पढ़ी, उनको बहुत अच्छी लगी, हम मिले। तो वो था हलाल देख कर के 2 लोग इस शो में आए हैं। एक तो रणदीप झा आए हैं और दूसरे वरुण सोबती आए हैं। बिकॉज़ मैं वरुण के काम से भी वाकिफ़ नहीं था। टीवी पे मैंने उनको नहीं देखा था, आसुर भी मैंने नहीं देखा है। पर जब हलाल देखी तो मुझे लगा नहीं, ये इंसान कुछ अच्छा कर रहा है, इंटरेस्टिंग है, इसके साथ काम करना चाहिए। एक सुमित गुलाटी भी आए हैं हलाल से, जी, उनका भी। जी, पर हाँ, वो सुमित एक्चुअली किसी और कारणों से आए हैं। वो उनका बाकायदा ऑडिशन हुआ था, और ऑडिशन बहुत अच्छा किया था उन्होंने। और वो सुमित का काम सबसे पहले तलवार में मैंने देखा था। तलवार में बहुत बहुत अच्छा काम था उनका। मुझे लगता है कोहरा तक आते आते और मेच्योर हुए हैं वो, उनके बिल्कुल। उनके फ्रेम्स बहुत अमेजिंग हो रहे हैं, मतलब वो लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म, कहते हैं लंबी रेस का घोड़ा टाइप बन रहे हैं। बाकी हलाल के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर जैसे उसके जो ओपनिंग और क्लोजिंग फ्रेम्स हैं, लास्ट में जो ट्रक है, शुरू में जो खेत से शुरू होता है, वो एक अजीब सा एक कनेक्शन है कोहरा के साथ भी। खैर, बाकी एक ये मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आपका जो सिनेमा है, आपके जो स्टोरी टेलिंग है, आपकी जो सीरीज है, इसमें मुझे बड़ा स्कैंडिनेवियन सीरीज और ब्रिटिश सीरीज का बड़ा प्रभाव नजर आता है, कि जो उन्होंने मेजोरिटी अख्तियार की है इतने वर्षों के एवोल्यूशन में सीरीज और फिल्म्स के। तो आप भी वहीं खड़े हैं, वो जिस तरीके से तीन मेन जो एलिमेंट्स हैं उनको अपने साथ लेके चलते हैं। एक ये होती है कि इंगेजिंग बनाना, उसको नया रखना है, दूसरा उसमें पॉलिटिकल करेक्टनेस होनी बहुत जरूरी है, और तीसरा सोशल मैसेजिंग उसकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, और हम उसके साथ खड़े हैं, हम देंगे सोशल मैसेजिंग क्योंकि उसकी जरूरत है। तो क्या आप अग्री करते हैं इससे? ये शायद कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली होता है। मतलब कोरा में एक्चुअली अगर आप ये कहें तो, जो ये ब्रिटिश सीरीज़ हैं, चाहे कि वो ब्रॉडचर्च हो या फिर शेटलैंड हो या हैप्पी वैली हो, ये मुझे काफ़ी पसंद थी, और काफ़ी पसंद हैं। और कहीं न कहीं हम जो उनकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो क्राइम के बारे में होते हुए भी, क्राइम के अलावा भी बहुत चीज़ों के बारे में, ज़िंदगियों के बारे में होती है। और वही जो ईथोस है उसका, उन उन सीरीज़ का, वो हम कैप्चर करना चाहते थे। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आपने ये चीज़ नोटिस की। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ स्कैंडिनेवियन सीरीज़ का भी, और ब्रिटिश टेलीविज़न का भी, जिस तरह से वो कैरेक्टर्स को हैंडल करते हैं। आई थिंक कहीं न कहीं अ प्लॉट के पीछे भागने में ना, वो सोल छूट जाती है। जो अमेरिकन टेलीविज़न में कभी-कभी वो देखा जाता है, या हमारे इंडियन इंडियन ओटीटी स्पेस में भी वैसा होता है। मुझे उनकी वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो कैसे प्लॉट और कैरेक्टर को बैलेंस करके चलते हैं, और हमेशा वो एंगेजमेंट कम ना हो, उस पे उनका ध्यान रहता है, पर एंगेजमेंट के नाम पे वो आपको सस्ता एंटरटेनमेंट नहीं दे रहे। वो ऐसा नहीं है कि एक एपिसोड के एंड में उन्होंने कोई घटिया सा ट्विस्ट डाल दिया कि अरे ये नो, ताकि वो अगला एपिसोड देख लें। इतने थोड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी राइटिंग करते हैं, अपनी फ़िल्म मेकिंग करते हैं कि हाँ, ठीक है, अगर अच्छा एपिसोड बनाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस एपिसोड के एंड में मुझे किसी ट्विस्ट और टर्न देने की ज़रूरत है। कोई जिसको हुक बोलते हैं, एंड एपिसोड हुक, वो देने की ज़रूरत है। लोग देखेंगे क्योंकि मैंने अच्छा एपिसोड बनाया। वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास उनके अंदर होता है। तो उसी तरह से हमने इसको अप्रोच करने की कोशिश की, जो बहुत कुछ शायद कॉन्शियसली आया, और बहुत कुछ
कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली भी आया है। एक और जो आचार संहिता का पालन करते हैं जो वो सीरीज और फिल्म्स हैं, उसमें ये होता है कि जैसे एक तो ये है कि वो बहुत ज्यादा किसी के प्राइवेट स्पेस में दखल नहीं देते। मान लीजिए कि जैसे कोई दो लोग सेक्स करने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं, तो कैमरा है वो बहुत ज्यादा वो पीछे आ जाता है। या मान लीजिए कोई बच्चे के साथ कोई बुराई हो रही है तो वो कैमरा पीछे हट जाता है। जबकि हमने देखा है कि हाल के टाइम में कुछ ऐसी फिल्म्स और सीरीज आई हैं जिसमें इस चीज का ध्यान नहीं रखा जाता है। एक एक चीज जो कोहरा के साथ मुझे देखने को मिली है और रिसेंटली भी, कि जब ओपन अप हुआ ओटीटी तो हमने फिर न्यूडिटी और गालियों को कहते हैं ना कि भर भर के गिराना चालू कर दिया। और अभी भी हाल तक इस साल तक भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप देखो तो ऐसी गाली जो नॉर्मली उस स्थिति में बिल्कुल नहीं ही बोलेगा, फिर भी उसमें बहुत गाली। कोहरा में ऐसा है कि एक तो न्यूडिटी पे निर्भरता नहीं है बिल्कुल भी इसकी, और उसके बगैर भी ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे कुछ रियलिस्टिक उसके जोन में जाने का मौका नहीं मिला, उनके अंतरंग रिश्ते के जोन में जाने का मौका नहीं मिलता। हमको मिलता है उसके बगैर भी। गालियां भी बेसिकली वही है जो पंजाब के अंदर हर किसी के मुंह से निकलती ही निकलती है बात करते हुए। जी। वो सिर्फ आप उसको कहते हैं ना हुक हुक के लिए गाली नहीं डाल रहे हो। तो एक एक आपको इसका क्या फ्यूचर लगता है कि जब हम मेच्योर होंगे ओटीटी वाइज तो ये चीज और इस चीज में एक खुद ही हम कम कर देंगे, या दोनों का मिक्स बैग रहेगा कि कुछ लोग डालते रहेंगे खींचने के लिए दर्शकों को, कुछ मेच्योर बनाएंगे कंटेंट को? देखिए, जैसा तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, तो वो थोड़ा वो थोड़ा वैसे वाली बात है। तो हर बाकी लोग क्या करेंगे इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता हूँ। पर मुझे कहीं ना कहीं वो लगता है कि जब ओटीटी आया था तो शायद ना हम वो जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना, जिनकी सडनली स्कूल की घंटी बजती है और अब आप आजाद हो, बाहर निकल के आप कुछ भी कर सकते हो, दौड़ सकते हो, बातें कर सकते हो। तो थोड़ा वैसा हुआ, क्योंकि सिनेमा के इतने ज्यादा कड़े नियम थे कि आप ये कह सकते हो, ये नहीं कह सकते हो। सेंसर बोर्ड नाम का एक प्राणी हमेशा आपके कंधे पे बैठा रहता था, जो जो आपको बताता था क्या सही है क्या गलत है। तो प्रिंस स्कूल के प्रिंसिपल की तरह। तो जब ये हटा, तब एक एक तरह की आजादी मिली। शायद लोगों ने, शायद उसकी वजह से कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल भी हुआ इसका। पर आप, अगर मुझे लगता है थोड़ी मेच्योरिटी आएगी और समझ, मुझे ऐसा लगता है कि आप चिढ़ जाते हो गालियों से अगर इफेक्ट के लिए यूज कर कर रहे हो। मैं हाल फिलहाल में एक सीरीज देख रहा था, नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर मैं मुझे कहानी फिर भी ठीक लग रही थी और मैं देखना चाहता था। पर मैं चिढ़ रहा था जिस तरह से गालियों का उसमें उसमें इस्तेमाल किया गया था। और ऐसा लगता है कि यार ये क्यों कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये उतना ही फेक लग रहा है जितना बिल्कुल भी गालियां का अगर इस्तेमाल ना हो आम बोलचाल की भाषा में, तो वो जितना फेक लगता है, ये भी कहीं ना कहीं उतना ही फेक लग रहा था। तो आपका जो पर्पस है वो ऐसे भी खो गया है, आपके एक्सेस की वजह से। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक लार्जर तौर पे, कि जो सीरियस वाले फिल्म मेकर्स हैं, उनमें तो वो ऑलरेडी आ गई है कि आप उतना ही इस्तेमाल करो जितना कि स्वाभाविक लगे उस मोमेंट पे, कहानी के और उस किरदार के मुंह से। अ, एक अच्छी चीज और इस सीरीज की मुझे ये देखने को मिली कि जैसे भाषा को लेके जो एक ऑनेस्टी और वफादारी है, वो ईमानदारी है, वो आमतौर पे जैसे रिसेंट कुछ ऐसी सीरीज आई, मैंने पिछले इंटरव्यूज में भी कुछ लोगों से पूछा, जैसे कोई मारवाड़ी बैकग्राउंड, राजस्थानी बैकग्राउंड की, कोई हरियाणवी बैकग्राउंड की है, तो भाषा बड़ी खिचड़ी नुमा होती है। मतलब किसी प्रदेश का कैरेक्टर है लेकिन बोल रहा है किसी और प्रदेश के शब्द बिल्कुल बोल रहा है, और वो सिर्फ इसलिए ताकि लार्जर ऑडियंस है उनको जितना नॉलेज है उस नॉलेज वाइज वो पकड़ लें बस। हम्म। कोहरा में ये है कि कोहरा ऑलमोस्ट एक पंजाबी सीरीज आप बोल सकते हो, और आप पंजाबी ना भी बोलो तो चलेगा, पर ये है कि किरदार है वो ऑथेंटिक तौर पे वैसा ही बोल रहे हैं जैसा जहाँ के वो रहने वाले हैं। जहाँ जहाँ हिंदी बोलनी वहाँ हिंदी बोल रहे हैं, जहाँ मारवाड़ी जहाँ पंजाबी बोलनी वहाँ पंजाबी बोल रहे हैं। तो एज अ फिल्म मेकर आप लैंग्वेज को लेके वफादारी बरतने, और जो बाध्यताएं होती है मेन स्ट्रीम कंटेंट में, मान लीजिए कल को आप थिएटर के लिए फिल्म बनाते हैं बड़ी, और वो किरदार राजस्थान या पंजाब का रहने वाला है, तो फिर आपका टेक क्या रहेगा? आप ऑथेंटिसिटी बरकरार रखना चाहेंगे या फिर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा लार्जर लोगों तक पहुंचने के लिए? इसी के लिए मैं थिएटर के लिए फिल्म नहीं फिल्म नहीं बना रहा। क्योंकि ये जो ये जो लिमिटेशन है मुझे बहुत बॉदर करती हैं।
मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने जो ये पूरा आडंबर रचा है, सिनेमा क्या है, एक एक तरह का आडंबर है, कि आप उनको, एक झूठ है जो आप उनको पिलाने की कोशिश कर रहे हो, और ये आशा कर रहे हो कि इसको मैं ये भुलवा दूं कि ये झूठ है, मैं ये भुलवा दूं कि ये एक्टर है, मैं ये भुलवा दूं कि ये जगह सेट है, और मैं उसको कहीं ना कहीं ये ऑडियंस को ये बिलीव करने लगवा जाऊं कि यार ये जो हो रहा है ना, ये सच में हो रहा है। यही हर सिनेमा का यही पर्पज है, हर फिल्म मेकर का यही पर्पज है। जब मैं पंजाब का एक गांव दिखाता हूँ और उसमें एक बाप और बेटी के बीच में एक वार्तालाप दिखा रहा हूँ, जो बहुत गुस्से में हो रहा है, मैं ये मानने को तैयार नहीं कि ये दो लोग पंजाबी छोड़ के किसी और भाषा में बात करेंगे। और जब मैं कन्विंस नहीं हूं कि ये उस भाषा में बात कर सकते हैं, तो मैं ऑडियंस को कैसे कन्विंस कराऊं? मुझे ये लिखते हुए बिल्कुल फेक लगेगा, मुझे ये शूट करते हुए बिल्कुल फेक लगेगा, और मुझे एडिट करते हुए भी ये बिल्कुल फेक लगेगा कि वो झूठ जो है वो दिख रहा है, फिर वो बिल्कुल आम सामने आके खड़ा है, और वो एक लेबल लगा के खड़ा है सामने कि मैं झूठ हूं, तो उसको अ, मुझे नहीं पता कि उसको कैसे वर्क अराउंड करते हैं। मतलब ये हो सकता है कि फिर मैं, इससे बेहतर होगा मैं ये करूंगा, मैं कहानी पंजाब की ना बोलूं, और मैं उसको दिल्ली में सेट कर दूं कि चलो ठीक है, मैं यूपी में सेट कर दूं। पर अगर मुझे पंजाब की कहानी बोलनी है, तो मैं चाहता हूं कि मैं उसको एटलीस्ट जो कैरेक्टर वहां पंजाबी बोलते होंगे, और हमने बहुत क्लियर ये डिसीजन शुरुआत में ले लिया था कि वीरा का जो कैरेक्टर है वो पंजाबी नहीं बोलेगा। वीरा का परिवार आपस में हिंदी बोलता है, क्योंकि बहुत सारे, अगर आप देखें बड़े शहर जो है, लुधियाना हो या चंडीगढ़ हो या अमृतसर हो, जो वहां पे बहुत परिवार हैं जो जो एक दूसरे से हिंदी में बात करते हैं। तो हमने कुछ रिश्तों में ये डिसाइड कर लिया था कि कॉलेज में शायद आप जाओगे तो वो हिंदी में बात कर रहे होंगे, पर लार्जर जो चाहे कस्बों में या गांव में कोई सीन हो रहा है, या गांव के किरदार हैं, कस्बों के किरदार हैं, छोटे शहरों के किरदार हैं, तो ये जरूरी था कि वो बिल्कुल उसी भाषा में बात करें जिस भाषा में वो आमतौर पे करते होंगे, और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। और कहीं ना कहीं ओटीटी में आपके पास वो एक बेनिफिट है कि एक सबटाइटल देखने की लोगों को आदत है, और हिंदी डब ऑप्शन भी आप उनको दे सकते हो, जो इसमें जो कोरा में अवेलेबल है, कि किसी ने देखना शुरू किया, उसको 15 मिनट उसको लगा यार मुझे नहीं समझ आ रही है और मुझे नहीं मजा आ रहा है, तो एक हिंदी डब ऑप्शन अवेलेबल है कि आप फिर जाके देख लीजिए। बट मेरी पहली कोशिश यही है कि मैं आपको एक ऑथेंटिक चित्रण आपको दूं इस जगह का और इन लोगों का, जो भाषा जिसका एक बहुत मूलभूत स्तंभ है। हमारा समाज या हमारा देश अगर एक बहुत बड़ा दानवगार राक्षस होता तो वो अभी नींद से थोड़ा करवट बदल रहा है, सब कुछ सिर के बल खड़ा हो रहा है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि हमारे पास या फिल्म मेकर के पास फ्यूचर में अगर उसको क्रिटिकली बात करनी है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है ईरानी सिनेमा की तर्ज पे कि सोशल जो रिश्ते होते हैं उन्हीं के बीच से समाज को ऑब्जर्वेशन देता रहे। वो अगर पॉलिटिकल बात करेगा, रिलीजियस बात करेगा तो फिर ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा उसके लिए उस बात करना, और वो अगले 10 साल 20 साल के हिसाब से भी मैं पूछ रहा हूँ। तो क्या आप मान रहे हैं कि यही एक रास्ता है जिस पे अब आगे बढ़ा जाएगा, या फिल्म मेकर इधर उधर पॉलिटिकल और रिलीजियस टॉपिक्स पे भी बोलेंगे और वो फाइट करेंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, बहुत ज्यादा और मुश्किल होते जा रहा है। और कई कारण है इसके, और ये बहुत सिस्टमिक प्रॉब्लम्स ये आ गई है। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक कारण की वजह से हो रहा है, या किसी एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है, ये सिस्टमिक हो गया है ये। तो वही हमें कोरा के साथ भी हमारी वही कोशिश थी। अगर आप एक नजरिए से देखें, ये मेरा सबसे कम पॉलिटिकल काम है। अभी तक मैंने जो भी किया है उसमें वो सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है वो हावी होता है। कोरा करते वक्त मुझे पता था कि वो शायद मुश्किल होगा वो करना। तो जो पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं है कि आप उसमें पॉलिटिक्स डालना छोड़ दें, बट वो जो पॉलिटिक्स का यूनिट है उसको आप चेंज करें। पॉलिटिक्स का यूनिट जो है अब लार्जर सोसाइटी होने की बजाय पॉलिटिक्स का यूनिट फैमिली है कोहरा में। कि फैमिली की जो पॉलिटिक्स है, ये एक मर्द औरत के रिश्तों की जो पॉलिटिक्स है, या बाप बेटी के रिश्तों की जो पॉलिटिक्स है, बाप बेटे के दो भाइयों के रिश्तों की जो पॉलिटिक्स है, जमीन को लेकर के जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स को एक्सप्लोर किया जाए। शायद, और उसके उसके उस नजरिए से शायद आप कुछ
चार बातें कह सकते हो जो जो लार्जर तौर पे भी कुछ मायने रखें। सीधी बात, बड़ी बात, सीधी बात कहना अब मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं। इसमें सुविंदर विक्की की कास्टिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? जी, सुविंदर जी के साथ मैंने उड़ता पंजाब में काम किया था, उनका बहुत छोटा सा रोल था। पाताल लोक में भी सुविंदर जी का एक बहुत छोटा सा एक सीन वाला रोल था। और मजे की बात ये, उसमें भी उसके उनके किरदार का नाम बलवीर सिंह था, बलवीर सिंह सिक्को। तो सुविंदर जी मेरे दिमाग में थे तब, तभी से कि ये बहुत अच्छे कलाकार हैं। और इनको मैंने अभी तक जो पाताल लोक में जो मैंने उनको रोल दिया था, बहुत छोटा सा एक छोटा सा रोल दिया था, और लगता था यार कहीं ना कहीं अभी इनके पास बहुत कुछ है अभी हमें हमें देने के लिए। चौथी कूट मैंने देखी हुई थी, तो उनके काम से मैं, लार्जर काम से मैं वाकिफ था। तो लिखते वक्त मेरे दिमाग में सुविंदर विक्की थे कि हाँ ये बलबीर जब आया, बलबीर को जब हमने थोड़ा बहुत लिख लिया था, तब से दिमाग में सुविंदर विक्की ही चल रहे हैं। कैट आई थी रिसेंटली, नेटफ्लिक्स की सीरीज थी, उसमें भी ऑलमोस्ट ऐसा ही एक पुलिस का पात्र था जो पूरा पूरा ग्रे शेड्स में था, तो इमीडिएटली याद आया। जी, कैट जो कैट उस समय तो बनी नहीं थी जब हम कैट हमसे थोड़ा पहले ही शूट हो रही थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि कैट आ रही है। मैंने तो उनकी कास्टिंग उड़ता पाताल लोक और चौथी कूट के बेसिस पे की। मुझे आप क्विकली थोड़ा अगर ये बता सके कि पाताल लोक 2 वगैरह का क्या सीन है, कब तक आने का है? जी, शूट हो चुका है, एडिट एडिट हो रहा है, अभी हम पोस्ट में हैं, तो मेरे ख्याल से अगले साल अप्रैल मई में आना चाहिए। मुझे आप एक ये बात जरूर बताएं कि जब आप सिनेमा देखना स्टार्ट करे थे लाइफ में, एक तो वो फेजेस कौन से थे, जैसे गुवाहाटी डेज में आपने 10वीं क्लास तक क्या सिनेमा देखा, मेन स्ट्रीम वगैरह नहीं देखा, फिर आईएम के दौरान या उसके बाद जो आपने वर्ल्ड सिनेमा एक्सप्लोर किया, तो पहले तो कौन कौन सा फेजेस में क्या क्या देखते गए, दूसरा ये कि वो कौन सी फिल्म्स थी जिनको आपने जब देखा तो दिमाग में विस्फोट सा हो गया, जैसे कुछ फिल्म होती है जो कहता है ना ये क्या हुआ, ये क्या देखा मैंने, वो प्रोजेक्ट्स कौन से थे? तो 10वीं तक तो वो जो छोटे शहर में जब आप पलते बढ़ते हो, तो जो थिएटर में रिलीज हो रहा है आप वही देखते हो। तो वो जो भी, और 80s और 90s में जो थिएटर में रिलीज हो रहा था वो बिल्कुल भी याद रखने लायक नहीं था। तो वो बहुत सारा वाहियात कचरा जो है वो देखा उस जमाने में। कभी कभी दूरदर्शन पे जो एक आर्ट सिनेमा वाला एक स्लॉट होता था, जो कभी कभी उस पे कुछ एक आ जाती थी एक अच्छी फिल्म, तो श्याम जी की फिल्में हुई या गोविंद जी की फिल्में हुई, या एक कुछ जो क्षेत्रीय भाषाओं में कभी कोई ऐसी फिल्म आ जाती थी जो आप देखते थे, और आपको लगता था यार ये क्या है, ये जो थिएटर में लग रहा है उसके मुकाबले इसका सुर बहुत अलग है। और शुरू शुरू में शायद थोड़ा जारिंग भी लगता था, समझ में भी नहीं आता था यार ये कैसी फिल्म है कि शॉर्ट चले जा रहा है, और ये 10 मिनट तक कोई डायलॉग नहीं है। पर धीरे धीरे मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा, और मुझे याद है कि वो अनाउंस करते थे कि आज शनिवार को 5:45 पे आज कौन सी फिल्म आएगी। आपको पता नहीं होता था कौन सी फिल्म आएगी, बिकॉज उस समय कोई प्रचार विचार नहीं होते थे, कोई सोशल मीडिया नहीं था। तो ये बोलते, और हम सब बैठे रहते थे, सारे बच्चे बड़े सारे बैठे रहते, और जैसे ही वो बताते थे कि अच्छा ये फिल्म आनी है, तो फिल्म के नाम से और कलाकारों के नाम से लोगों की या तो चेहरे खिल जाते थे, या फिर बिल्कुल एनर्जी डाउन हो जाती। अरे यार, जैसे ही वो सुनते थे कि अच्छा श्याम बेनेगल जी हैं और नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी हैं सब, अरे यार ये आर्ट हाउस वाली फिल्में होगी, मुझे उसमें इंटरेस्ट आता था। और मैं बैठ के, जब मैं 8 10 12 साल का था, तब भी मैं बैठ के वो पूरी देखता था, और मुझे लगता था यार ये कुछ समझ में नहीं आती थी पूरी तरह से, पर लगता था यार ये कुछ अलग है जो जो हम देख रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आके थोड़ा बहुत सिनेमा देखना शुरू किया। दिल्ली में एक आध दो थिएटर होते थे उस समय जहाँ पे अंग्रेजी फिल्में लगती थी, एक चाणक्य था, एक प्रिया था। तो धक्के खा के बसों पे वहां जाया करते थे, लाइन लगा के 10 रुपए की टिकट लेते थे। वो पहली पहली रो उस समय 10 रुपए की होती थी, अब 1 घंटे पहले पहुंचो तो आपको मिल जाती थी। तो उसमें काफी फिल्में देखने को मिली जो ऐसा लगा कि हाँ ये कुछ नया है। सत्या मुझे याद है, मैंने 90 बैंडिट क्वीन, और सत्या बैंडिट क्वीन आई थी 96 97 96 में शायद मैंने देखी थी।
बैंडिट क्वीन और 98 में सत्या मैंने देखी थी। ये वो दो फिल्में थी जिन्होंने दिमाग में विस्फोट किया था कि यार ये ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा, एटलीस्ट इंडियन सिनेमा में तो मैंने पहले कुछ नहीं देखा है। बट वो ऐसा था कि हाँ, वो फेवरेट फिल्में बन गई, और फिर आपने छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि ये लगा कि अरे मुझे ऐसा कुछ करना है, उस समय तो ख्याल भी नहीं आया। आप अपने जिंदगी अपने ढर्रे पे चल रही थी, आप अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। जब आईएम गया, मैं वहां पे, मुझे पहली बार आई थिंक वो उस समय उतनी परिपक्वता भी आ गई थी, और आप अपनी लाइफ की चॉइसेस को भी तब आप कहीं ना कहीं वो जज करने लग जाते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी समझ आ जाती है। वहां मुझे वहां सिनेमा के प्रति मेरा रुझान बढ़ा, तो वहां मैंने हल्का हल्का वर्ल्ड सिनेमा देखना शुरू किया कि एक वो हमारे नेटवर्क्स कनेक्टेड थे। तो मैं किसी का भी कंप्यूटर, अगर कोई अपने किसी के पास फिल्में पड़ी है और वो शेयर करते, तो मैं उसको एक्सेस कर सकता था। तो सारी सारी रात आप बैठ के यही करते थे कि लोगों के नेटवर्क पे जाके, यार ये कौन सी, अरे ये कौन सी फिल्म है, ये मैंने देखी नहीं। तो वहां बहुत कुछ देखा, फिंचर की फाइट क्लब देखी, इस तरह की जो मेन स्ट्रीम पॉपुलर बट थोड़ा एजी तरह का सिनेमा वहां पे देखा, जिससे एटलीस्ट एक एक आपका नजरिया खुला कि यार ये भी सिनेमा होता है। और उसके बाद निकलने के बाद फिर वो सिनेमा की जो स्कूलिंग है मेरी, वो वहां से निकलने के बाद फिर ठीक तरह से शुरू हुई कि अब ये जो है इंटरनेट आ गया था, आपको पता था ये फिल्में हैं जो जो देखनी चाहिए। तो फिर आप वो टॉप 100 लिस्ट, टॉप 50 लिस्ट, एक दिन आप डीवीडी वाले के पास जाते हो और बोलते हो ये 5 फिल्में दे दे या 10 फिल्में दे दे, और आप पूरे वीकेंड बैठ के सिर्फ फिल्में देख रहे हो। तो वो बहुत एक स्कूलिंग तरह का एक था, जो फिल्म स्कूल मैं कर नहीं पाया। मैं गलत स्कूल में चला गया था। जो फिल्म स्कूल नहीं कर पाया, वो फिल्म स्कूल फिर मैंने अपने आप से अपना फिल्म स्कूल उस दौरान किया। जी। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कुछ 5-7 साल, 5-6 साल पहले कि मतलब मेरे में बहुत ज्यादा टैलेंट तो नहीं है पर मुझे काम करना आता है, थोड़ा राहुल द्रविड़ टाइप अप्रोच है मेरी, ये आपने कहा था। तो वो अप्रोच अब कितनी बदली है और अब कितना टैलेंट आपको लग रहा है अब मेरे में आ गया टैलेंट? क्योंकि अब मतलब जाहिर तौर पर अब दिख रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और रिजल्ट देते हुए चीजें कर पा रहे हैं, अपने मन का काम कर पा रहे हैं। ये अप्रोच अभी भी वही है कि अच्छा। आप लगे रहो। हम्म। और जहां आई थिंक आप ये सोचने लग जाते हो कि यार मैं अपने टैलेंट की खा रहा हूँ, आई थिंक वहां आपको शायद मूंगी खानी पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्लैक कर जाते हो, कहीं ना कहीं वो मेहनत जो है कम हो जाती है। तो मेरा अप्रोच अभी भी बिल्कुल वही है कि अगर बाकी लोग 8 घंटे काम करते हैं तो मैं 10 घंटे काम करूंगा। और मुझे आज भी ऐसा ही लगता है कि शायद उसी वजह से और एक एक चीज जो अब आ गई है, शायद वो एक्सपीरियंस है, और उसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। एक ही चीज को आप साल दर साल करते रहो, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ टूल्स मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं आपका हाथ साफ हो जाता है। जो जो चीज आपको पहले करने में दिनों दिन लगते थे, या कुछ चीज गलतियां जो आप करते थे, अब उन गलतियों से सीख चुके हो और आपको लगता है नहीं यार, इस रास्ते जाएंगे तो ऐसा होगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो वो सारी लर्निंग्स आप फिर अपने काम में इनकॉर्पोरेट करते हो, और काम बेहतर बेहतर होता रहता है। बट हाँ, अभी भी ये अब शायद सिर्फ मशक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस और मशक्कत है। टैलेंट मैं कहूंगा अभी भी कमी है। ये आपने जब शुरू किया था, आपने सुपरस्टार पहले लिखी थी, कुणाल खेमू की फिल्म, उसके बाद शेमसुक लिखी थी, फिर जी। प्लेयर्स भी लिखी। तो आप क्या मानते हैं कि क्या वो शुरू की सीढ़ियां जहां से आपने चलना शुरू किया वो जिम्मेदार थी, या आगे जाके कहीं एक ऐसा टर्न है जहां जाके मेरा पूरा कॉम्पोजिशन हुआ जिस जिसकी वजह से आज मैं काम कर पा रहा हूँ? मतलब लर्निंग, सबसे बड़ी लर्निंग वाला जो टर्न कौन सा था? आई थिंक वो प्लेयर्स थी। जब मैं उस फ़िल्म पे जुड़ा, मैं क्यों जुड़ा मुझे नहीं पता। बहुत ही डेस्परेशन वाली शायद चॉइस थी वो। जो अब पीछे मुड़ कर के ये कहना आसान है कि यार क्यों किया ये वो। पर अब डेस्परेशन में करते हो, आपके पास चॉइसेस नहीं होती है, जो मिल जाए आप वो करते हो। और बहुत सारे उसके कारण थे। और 3-4 राइटर्स थे, मैं उनमें से एक था। पर वो जो एक्सपीरियंस था, वो पूरा फ़िल्म मेकिंग का और उस सिनेमा का और उसको उस पे काम करने का, उसने मुझे बहुत ज़्यादा हिला दिया। और कहीं न कहीं मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अब यहाँ से अगर, और ये फ़िल्म आई 2011 एंड में या 12 में आई शायद। बट ये मेरा एक्सपीरियंस 2009 का मैं आपको बता रहा हूँ। जो मुझे इंडस्ट्री में आए 2-3 9 में इस लिखाई पे काम चल रहा था, 9 या 10 में शायद। अ, मुझे बहुत ज़्यादा उसने शेक किया।
और मुझे ये लगा यार मैं ये सब छोड़ छाड़ करके मैं ये करने तो नहीं आया हूँ। अगर यही करना था तो फिर नौकरी क्या बुरी थी। बहुत सीरियस टाइप के कुछ सवाल मेरे सामने आए और फिर मैंने अपने आप को ये कहा कि मैं अब 3-4 साल जो है, अब मैं एक पैसा भी अगर मैं ना कमाऊँ तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर मेरा घर ना चले तो भी ठीक है। मैं कहीं न कहीं से किसी तरह से करके मुझे सिर्फ़ अच्छी स्क्रिप्ट लिखनी है और अच्छे लोगों के साथ काम करना है, जो मेरा। और ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिनेमा गलत था या वो लोग गलत थे, बिल्कुल भी मैं वो नहीं कह रहा। पर मेरे लिए नहीं था वो। अ, वो पूरा इंडस्ट्री का जो एक सेक्शन है वो मेरे मेरे लिए नहीं था, ये मुझे बहुत क्लियरली। और उस गली जाना भी नहीं है और उसके बाद मैं कभी नहीं गया। मैं दूर-दूर तक उस गली गया नहीं। बहुत बहुत प्रलोभन कई बार आए। क्यों आपकी कुछ अगर काम चल जाता है तो ऑब्वियसली फिर काफ़ी बड़े नाम भी आपको अप्रोच करते हैं और बड़े-बड़े चेक्स की गाजर गाजर भी आपको दिखाई जाती है। बट वो मुझे ये समझ आ गया कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मर जाऊँ। मैं पंखे पे झूल जाऊँगा अगर मैं वहाँ गया तो, और वो मेरे से नहीं होने वाला है, दोबारा कभी ज़िंदगी में। बहुत बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमेटिक टाइप का एक एक्सपीरियंस था और उस पीटीएसडी से मैं आज भी निकलने में मुझे अभी भी मुझे पीटीएसडी होता है, उस एक्सपीरियंस के बारे में सोच के, उस पूरे दौर के बारे में सोच के। बहुत मुश्किल वक़्त था। पर उसके बाद फिर ये हुआ कि अच्छी बात ये रही कि उसको फिर कहीं न कहीं मैंने वो ईंधन की तरह इस्तेमाल किया कि ठीक है, अब मैं ये है ना, तो अब तो मैं अच्छी एक फ़िल्म लिख के दिखाऊँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे मैं मर जाऊँ, इसको लिखने के प्रोसेस में। और वो फिर वो एक जो अलग तरह की एक धुन सवार हुई सर पे, कि वो जिसने पूरी-पूरी रात काम करवाया मेरे से, जिसने 18-18 घंटे मेरे से काम करवाया, जिसने एक के बाद एक बिना एक पैसा मिले स्क्रिप्ट मेरे से लिखवाई और उसमें जो मेरा हाथ साफ हुआ, आई थिंक वो जो एक्सपीरियंस आया, वो बहुमूल्य है। वो मैं शायद और किसी तरीके से नहीं पा सकता था। आप कभी कोई पीरियड पीरियड प्रोजेक्ट बनाएंगे कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसे मैं ये देख रहा हूँ जैसे अब एआई के जो चेंजेस आने लगे हैं, जैसे एआई के चेंजेस जिसमें आप वीडियो बना सकते हैं, आप फोटोज बना सकते हैं सेकंड में, और आप हजारों फोटो बना सकते हैं। तो कई यूट्यूबर्स को मैं देखता हूँ जो आज से 800 साल पहले, 1000 साल पहले का कोई किस्सा सुना रहे, तो उन पात्रों को रिक्रिएट बहुत अमेजिंग तरीके से एआई कर रहा है। एआई के खतरे भी है, पूरी डिबेट अभी तो चालू भी नहीं हुई हमारी, अब चालू होगी। एक फिल्म मेकर के तौर पे आप कैसे उसको ले रहे हैं? आप आशावान हैं, आपको लग रहा है कि थोड़ा खतरे का काम है, या आशावान है कि यार ऐसे ऐसे फ्रेम्स ये क्रिएट कर रहा है कि बना देते हैं हम भी, लेकिन एक आदमी बैठता है उसको 50 दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं, वो एक कॉन्सेप्चुलाइज करता है, ये एक बैठ के एक मशीन आपको 1000 फोटो दे रही है एक दिन में, या दो दो दिन में दे दे रही है, और सब में मेरे को अमेजिंग क्रिएटिविटी लग रही है जो मेरी फिल्म मेकिंग में हेल्प कर सकती है। फिल्म मेकिंग की टूल एक अलग चीज है। आप इसको कैसे ले रहे हैं? हेल्पफुल हो सकता है ये? अच्छा सवाल है। मतलब अभी तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है। क्योंकि ये बहुत अचानक से ये आया और एक साथ ये पूरा बवाल जो है ये हमारे सामने आके खड़ा हो गया है। आई कहीं न कहीं मदद मिलेगी, कहीं मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म में। ये थोड़ा अ, वो एक डिबेट चल रही है कि क्या स्क्रिप्ट्स भी एआई लिखना शुरू कर देगा। हॉलीवुड में ऑलरेडी वो डिबेट शुरू हो गई है कि क्या कहानियाँ भी एआई लिखेगा, तो फिर राइटर का क्या रोल है और राइटरों के साथ क्या होगा इसकी वजह से। वो मुझे नहीं लगता कि अगले 5, 7, 10 साल में वो पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगता है उस इस मीडियम को रिफाइन होने में बहुत टाइम लगेगा, इस टेक्नोलॉजी को रिफाइन होने में बहुत टाइम लगेगा। पर शायद आगे ये भी हो सकता है। जब ये होगा तो सिनेमा का क्या होगा मुझे नहीं पता है। बिकॉज़ कहीं न कहीं सिनेमा क्या है? एक एक आदमी एक कहानी सुनाना चाह रहा है जिसमें कुछ मुद्दे हैं और जिससे वो कुछ बात कहना चाह रहा है। अब वो बात अगर मशीन कहने लग जाए, तो क्या आप मशीन के गुलाम हो जाते हो? क्या मशीन आपके दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर देती है? बिकॉज़ सिनेमा बहुत पावरफुल मीडियम है। तो ये बहुत एक फिलोसॉफिकल एक डिबेट है, जिसका जिसका अंत क्या होगा मुझे पता नहीं। पर टेक्नोलॉजी जो है, वो आई थिंक फ़िल्म मेकिंग में बहुत हेल्प करेगी। अगले 2, 4, 5 साल में ये जब रिफ़ाइन हो जाए और बड़े तौर पे इस्तेमाल होने लग जाए, और इसमें भी यही होगा, हॉलीवुड लीड लेगा। वहाँ पे ये काम शुरू होगा।
और धीरे धीरे शायद ये इंडिया में आए। बट मैं उत्सुक हूँ, क्योंकि आज की डेट में पीरियड करना बहुत मुश्किल है इंडिया में, क्योंकि हमने अपनी धरोहर को, हमारी हमारे इतिहास को हमने संभाल के तो रखा नहीं है। आप चारों तरफ देखिए, मतलब ये अगर मुझे 1930 का बम्बई दिखाना हो, तो बॉम्बे का एक कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं 1930 का बॉम्बे दिखा सकूँ, या दिल्ली या कोई भी। बहुत ही गाँव में भी आपको नहीं मिलेगा, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है और इतनी अनप्लैन्ड जो डेवलपमेंट हुई है। तो शायद उस तरह के कामों में बहुत हेल्प मिले, अगर आपको कुछ साइंस फिक्शन करना है, उसमें उसमें बहुत हेल्प मिले। है मतलब एक्साइटिंग तो है, थोड़ा इंटिमिडेटिंग भी है, पर देखते हैं कहाँ जाता है। आप मतलब मैं एक सवाल नहीं पूछना चाह रहा था, मतलब मैं पूछ चुका था, पर एक दिमाग में आया कि आपकी प्रोजेक्ट्स में प्राइमरीली या सबसे प्रमुखता से जो जगह दिखती है वो पंजाब है, फिर उसके बाद यूपी जैसी जगह आती है, एनसीआर यूपी जैसी जगह आती है, फिर कुछ कुछ हरियाणा आता है। वो इन स्टेट से आपको इतना ज्यादा लगाव क्यों है? ये प्रोजेक्ट्स में यही क्यों फीचर करते हैं? क्या उसका कारण है? नहीं, वो एक्चुअली मतलब मुझे तो पूरे 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 इंडिया से ही प्यार है। और कहीं न कहीं प्यार भी है, कहीं न कहीं आप समझने की कोशिश भी कर रहे हो उसको। कुछ सवाल आपके अंदर है कि यार इस जगह में ऐसा होता है तो क्यों होता है? या ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? या यहाँ के लोग कैसे हैं? आप क्या होता है कि जब आप एक ये वो जग मैं इन जगहों पे रहा नहीं हूँ। चाहे वो अगर हम भारत की बात करें तो मैं गुवाहाटी में और बम्बई में और दिल्ली में, इन 3 शहरों में रहा हूँ। पर इतना बड़ा है ये देश, और इतना इतना कुछ है, इतने सब कल्चर्स हैं, इतनी भाषाएँ हैं, इतने प्रांत हैं कि आप एक एक जागरूक आपके अंदर एक उत्सुकता है, एक जिज्ञासा जिज्ञासा है कि यार ये है, मैं समझूँ तो जगह इस इसको। सोनचिड़िया जब हम बना रहे थे, ये थी यार, ये बुंदेलखंड है क्या? ये चंबल है क्या? यहाँ पे जो होता था ये क्यों होता था? इसके क्या कारण थे? ये लोग कैसे थे? ये लोग कौन थे? तो वो जिज्ञासा से आता है। उड़ता पंजाब करते समय भी यही था कि यार ये क्या हो रहा है? ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इस बारे में, ये क्या हो रहा है? ये क्या चीज़ है? इसके बारे में ज़रा जानने की कोशिश करें। पंजाब में कैसे हो सकता है? हमने तो कहीं सुना भी नहीं है ये। तो वो कहीं न कहीं उस जिज्ञासा से आता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन से मुझे प्यार है, या आई थिंक कहीं न कहीं कहानी का एक एक आपको सिरा मिलता है, जो एक जगह से शुरू होता है और वो आपको उस जगह में फिर खींच के ले जाता है, और वो आप अंदर, 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 अंदर उसके सिरे को पकड़ के आप चलते रहते हो। तो वैसा कुछ है। पर पंजाब अपने आप में मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत और मैं वे उसको उस वाली लाइट में पेंट नहीं करूँगा कि खुशमिजाज हैं और बल्ले-बल्ले चल रहा होता है, वैसे नहीं है। बट एक एक है, एक ओपननेस है, एक खुला दिल है वहाँ पे। नहीं, बल्ले बल्ले वाला तो बिल्कुल नहीं है कोहरा के अंदर। जैसे मैं कोहरा को देखूं तो मैं बहुत ऐसी ऐसी मुझे हमेशा ये लगता है कि ऐसी फिल्म या सीरीज जब मैं देख के उठूं तो मेरी रियल लाइफ में भी तब्दीली वो लेके आ सके, या मुझे सवाल पूछने में मजबूर कर दे। आमतौर पे ऐसी कई फिल्में रही हैं जिन लाइफ की किसी स्टेज में मान लीजिए मैं कुछ फील कर रहा था, और कोई सीरीज मैंने देखी और मेरे अंदर की पूरी वाइब उसने बदल दी। मतलब आमतौर पर कहा जाता है फिल्में नहीं चेंज कर सकती कुछ, ये फर्जी बात। ऐसा होता तो फिर अच्छी फिल्मों से सब कुछ अच्छा हो जाता, लेकिन सब ऐसी नहीं, लेकिन कुछ ऐसी जरूर होती है। अगर आप ओपन हो तो वो आप में तब्दीली लाती है। जैसे इवन कोहरा में भी जो आ, बलवीर सिंह का ही जो बलबीर सिंह। किरदार है, बलवीर सिंह का किरदार, उसकी बेटी के साथ जो उसका रिश्ता है, उसकी पत्नी के साथ जो उसका रिश्ता रहा है, तो आप मान लीजिए आपकी फैमिली लाइफ है और आप मान लीजिए उसमें गलत डिसीजन ले रहे हैं, आप कहते हैं ना कि सामने वाले के राइट्स की कदर नहीं कर रहे, तो वो तुरंत आपको मजबूर करती है सोचने के लिए, अगर आप एक दर्शक हो, कि यार नहीं, मैं गलत हूँ, मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ जैसे ये कर रहा है। तो उस मामले में कोहरा बड़ी सक्सेसफुल साबित होती है। तो बल्ले बल्ले तो बिल्कुल नहीं है। मेरा एक सवाल ये था कि आप राजस्थान के बैकग्राउंड से हैं, तो क्या कभी हम इमेजिन कर सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ उस बैकग्राउंड की कहानी, या एटलीस्ट उस लैंग्वेज की कहानी, और अगर वो पूरी तरीके से न हो सके तो एटलीस्ट कुछ वहाँ के कैरेक्टर्स भी आपकी स्टोरीज में जगह पा सकें? जैसे इस कोहरा के अंदर सिर्फ एक रेफरेंस होता है, जब ट्रक वाले का पूछता है तो कहता है वो बीकानेर चला गया, तो मुझे वो देख के अच्छा लगा कि चलो राजस्थान आया वहाँ। तो बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे ज़हन में ये है, और बहुत
बहुत ज्यादा मैं इसको मतलब पता नहीं क्या कारण रहा है कि मैं अभी तक अपनी कहानी, शायद मैं राजस्थान को समझता था, या मुझे ऐसा लगता है एक तौर पर, एक लेवल पर समझता हूँ। तो ऐसा लगा यार ये तो मुझे पता है, ये मुझे नहीं पता है, मैं वहाँ जाता हूँ, पहले उसको एक्सप्लोर करता हूँ, फिर शायद यहाँ आऊँगा। तो शायद वो एक कारण रहा हो, पर मेरा बहुत मन है राजस्थान में कुछ करने का। तो पाताल लोक जो हमारा दूसरा सीज़न है, पाताल लोक पहले सीज़न की शुरुआत दिल्ली से हुई थी, जहाँ पे मैंने 5 साल बिताए हैं अपनी कॉलेज के दौरान। पाताल लोक सेकंड सीज़न है, वो नॉर्थ ईस्ट के है, जहाँ पे मेरा बचपन गुज़रा है। अगर कभी थर्ड सीज़न बनता है, और ये मेरे हाथ में नहीं है, अगर ये कभी थर्ड सीज़न बनता है, तो मेरा बहुत मन है कि मैं उसको राजस्थान लेके जाऊँ, कि कहीं न कहीं ये एक सर्कल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अ, हाथीराम के किरदार से, और अभी कोरा की बात हो रही है, तो मुझे शायद ज़्यादा पाताल लोक की बात नहीं करनी चाहिए। पर हाँ, मुझे कहीं न कहीं जाना है अपने अपने बचपन में, इस जगह के ज़रिए, इस कहानी के ज़रिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपका दर्शन क्या है, वर्ल्ड व्यू क्या है, फिलॉसफी क्या है? मतलब वर्ल्ड वन लाइन में कहें तो आपका फलसफा क्या है? मतलब लाइफ जीते हो तो किस फलसफे से जीते हो आप? ढूँढ रहा हूँ, अच्छा। ढूँढ रहा हूँ अभी। कभी-कभी लगता है कि आपको फ़लसफ़ा मिल गया, सार मिल गया, पर फिर लगता है कि वो जो कहते हैं नेति-नेति, ये भी नहीं, वो भी नहीं, आप नहीं और आगे है, और आगे है, नहीं यहाँ कुछ और भी है, कुछ और भी है। तो वो कोशिश जारी है फ़लसफ़े को ढूँढने की, जो अंत में लगे कि हाँ, ये अभी जो फ़लसफ़ा मेरा चल रहा है, वो ये है कि सब कुछ नश्वर है। ये फ़लसफ़ा अभी मैं विपश्यना करके आया हूँ कुछ महीनों पहले, और ये और काफ़ी स्ट्रॉन्गली मुझे ये फ़लसफ़ा मेरे से बात कर रहा है आजकल। तो देखिए कितने दिन तक रहता है, या कहीं ये भी नश्वर तो नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और कोहरा का जो सीरीज़ और फ़िल्म्स की भीड़ है ओटीटी पे, उसमें एक अलग मुकाम मुझे लग रहा है, अलग स्पेस है। और अभी अब जब आएगी और विवेचनाएँ होगी और अगर गंभीरता से विवेचना होती है तो बहुत कुछ है बात करने के लिए। और चूँकि अभी तक आई नहीं, इसलिए हम भी बहुत ज़्यादा गहराई में जाके बात नहीं कर पा रहे। पर वो मुझे बहुत स्पेशल लगी और मैं सैटिस्फाइड महसूस कर रहा हूँ उसको देखने के बाद। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बधाई उसके लिए। 15 शुक्रिया। जुलाई को मेरे हिसाब से 15 रिलीज़ जुलाई, जी। नेटफ्लिक्स पे। जी, और होपफुली फिर बात होगी आपसे। थैंक यू। जी। शुक्रिया गजेंद्र, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक शुक्रिया। यू।